नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी हिंदी व्याकरण की 12 नंबर क्लास है, जिसमें हम क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया हमने क्रम के आधार पर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है सामान्य क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 5 नाम धातु क्रिया, नंबर 6 कृदंत क्रिया, नंबर 7 सजातीय क्रिया और नंबर 8 सहायक क्रिया। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? 8 भेद हुए। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। इसी प्रकार से अब दोस्तों हम पहला पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है तो सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी किसी भी वाक्य के अंदर, जब कोई वाक्य है उसके अंदर अगर क्रिया की सामान्य स्थिति यानी सामान्य स्थिति का अगर बोध कराया जाता है तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी सामान्य स्थिति, नॉर्मल स्थिति सामान्य, जैसे बच्चा रोया। अब बच्चा रोया सामान्य स्थिति है। लड़का हंसा, मनीष आया, रेशमा चली, कुत्ता भौंका, सीमा गई। तो ये सारी सामान्य स्थिति हो रही है वाक्य में, तो ये हो गई सामान्य क्रिया। इसी प्रकार से सामान्य क्रिया के बाद दोस्तों नंबर 2 जो है वो है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हो, वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। यानी जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हो, वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। यानी कोई वाक्य है उसके अंदर दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त होती है तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि सीमा ने खाना खा लिया। सीमा ने खाना खा लिया। अब एक तो है खाना और एक है खा लिया, तो ये दोनों अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं है। इसी प्रकार से रमेश ने पुस्तक रख दी है। रमेश ने पुस्तक रख दी है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है बच्चों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। बच्चों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है। और अगला एक उदाहरण और है मिस्त्री ने मकान बना दिया है। मिस्त्री ने मकान बना दिया है। तो ये दोस्तों है संयुक्त क्रियाएं। अब इसी प्रकार से अगली बात करें तो नंबर 3 जो है वो है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं प्रयुक्त हो, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया पहले संपन्न होती है वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि सतीश खाना खाकर चला गया। सतीश खाना खाकर चला गया। बच्चा दूध पीकर चला गया। अब दूध को पहले पिया फिर वो सो गया, तो ये पहले जो पीकर सो गया यानी पीकर जो शब्द है वो पूर्णकालिक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से खाना खाकर जो शब्द है इसमें पूर्णकालिक क्रिया है, पीकर जो है इसमें पूर्णकालिक क्रिया है। विशेष तौर पर देखें तो पूर्णकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उसके साथ कर या फिर करके जुड़ा रहता है। इस शब्दों की पहचान करनी है, पूर्णकालिक क्रिया की पहचान करनी है, तो जो वाक्य है उसके अंदर क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा है तो वो है पूर्णकालिक क्रिया। अब दोस्तों अगला जो है नंबर 4 वो है प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी किसी वाक्य है, ऐसा वाक्य है कि जिसमें कार्य जो है, कार्य तो करना है लेकिन कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है, वो दूसरों को प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए, तो वो होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि उदाहरण देखिए दोस्तों, नितेश क्या करता है, योगी से पत्र लिखवाता है। अब नितेश क्या कर रहा है, पत्र लिखवा रहा है, योगी से लिखवा रहा है, तो वो स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवा रहा है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, सीमा जो है वो रीमा से खाना पकवाती है। यहाँ वाय, सीमा जो है वो रीमा से खाना पकवाती है। बच्चे अध्यापक से चित्र बनवाते हैं। किन से चित्र बनवाते हैं, अध्यापक से चित्र बनवाते हैं। अब इसी प्रकार से नंबर 5 की बात करें तो नाम धातु क्रिया। अब नंबर 5 पे नाम धातु क्रिया यानी कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रिया का निर्माण हो, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो बनने वाली क्रिया है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनती है तो वो है आपकी कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है दोस्तों, जैसे लाज से बन गया लजाना, शर्म से बन गया शर्माना, मुस्कुराहट से बन गया मुस्कुराना, घबराहट से बन गया घबराना, मेल से मिलाना, अपना से अपनाना, रंग से रंगना या रंगाना इत्यादि जो शब्द हैं वो नाम धातु क्रिया हैं। इसी प्रकार से दोस्तों नंबर 6 जो है वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या होता है कि जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे कि दोस्तों छल है मूल धातु, इसके साथ तू ता जुड़ गया, यह है प्रत्यय तो बन गया चलता। चल है मूल धातु और इसके साथ ना जुड़ गया तो बन गया चलना। इसी प्रकार से छल मूल धातु में कर जुड़ गया तो बन गया चलकर। इसी प्रकार से हंस मूल धातु में ना जुड़ गया तो बन गया हंसना। हंस में ता जुड़ गया प्रत्यय तो बन गया हंसता। हंस में कर जुड़ गया तो बन गया हंसकर। तो ये प्रत्यय जिसमें जुड़ता है ना, जिसमें क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो वो बन जाता था, मूल धातु के साथ प्रत्यय जुड़ते ही वो क्या बन जाती है, कृदंत क्रिया बन जाती है। नंबर 7 जो है वो है सजाती क्रिया। सजाती क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु में दो क्रियाओं का निर्माण हो, एक ही मूल धातु में दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो तो वे सजाती क्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक मूल धातु है पढ़, इसमें पढ़ाई और पढ़ी ये दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से एक मूल धातु है लड़, जिससे लड़ाई और लड़ी दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। एक उदाहरण है चढ़, जिससे चढ़ाई और चढ़ी दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। अब उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे मुकेश ने एमए की पढ़ाई पढ़ी, मुकेश ने एमए की पढ़ाई पढ़ी ये दो क्रिया हो गई। भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। संतोष ने पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी, तो ये हो गई दो क्रिया, चढ़ाई और चढ़ी, लड़ाई और लड़ी, पढ़ाई और पढ़ी। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आगे जो 8 नंबर है वो है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, यानी मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है लेकिन उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, रोगी ने दवा पी है,
रोगी ने दवा पी है, नानी ने कहानी सुनाई है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है वो पूर्ण हो गई।